अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया टुडे के एक आर्टिकल को लेकर, जिसमें उसने पाकिस्तान की एयरफोर्स को निशाना बनाया है और उसका एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ। उसके साथ साथ ये आर्टिकल ये भी बात करता है कि किस तरह चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और पाकिस्तान और बांग्लादेश को की जाने वाली ये सपोर्ट किस तरह इंडिया को तंग कर सकती है आने वाले वक्त में। दोस्तों, इंडिया टुडे का यह आर्टिकल बुनियादी तौर पर बात करता है कि किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया चाइना से, और अब बांग्लादेश भी J-10C एयरक्राफ्ट को लेने जा रहा है सेम पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए। और GF-17 एयरक्राफ्ट के बारे में भी इन्होंने कुछ हर्जा सराई की है। यहाँ इंडिया टुडे का आर्टिकल इस चीज को भी पॉइंट आउट करता है कि इंडिया के पास जो S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उसकी वजह से इंडिया एक क्रेडिबल एयर सुपीरियोरिटी बना के रखता है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। यहाँ दोस्तों, इसको वन बाय वन हम जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएं तो यहाँ इंडिया टुडे का आर्टिकल बात करता है J-10C एयरक्राफ्ट की, जो कि एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और J-10C एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया पाकिस्तान ने, और मार्च 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसे इंडक्ट किया था। अब इस वक्त 2025 ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, और बांग्लादेश के बारे में भी ये रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश 16 J-10C एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, सिर्फ इतनी खबर जरूर है कि बांग्लादेशी एयर चीफ इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि वो एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स के लिए देख रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों में बांग्लादेश एयरफोर्स ने कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा, सिर्फ पुराने MiG-29 और F-7BG एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीजों के चलते बांग्लादेश की एयर पावर में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हद तक कमी आई है, और आज के दौर में अगर एयर पावर आपकी वीक रहती है तो आप वल्नरेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, एंड एयर पावर ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती तो मिलिट्री ऑब्वियसली वीक हो जाती है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया टुडे का आर्टिकल यहाँ ये बात भी करता है कि बांग्लादेश के पास जो ये पुराने MiG-29 और F-7 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, ये इंडिया के लिए कोई ऐसा खतरा नहीं है। दूसरी तरफ ये आर्टिकल इस चीज को लेकर भी पॉइंट आउट करता है कि इंडिया के पास जो मौजूदा राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000 और इंडिजिनस तेजस एयरक्राफ्ट हैं, जिनके पास अभी तक इंजन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के मुकाबले में। तो बहरहाल अगर राफेल और Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो नो डाउट बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट है, और राफेल कई मामले में सुपीरियर आ जाता है GF-17 और पुराने F-16 के मामले में। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां F-16 ने भी इवन इंडिया को अच्छा खासा तंग किया हुआ है। अगर हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट को ही देखें 2019 में, तो इन्हीं F-16 ने नाको चने चबवाए थे इंडियन एयरफोर्स को, और यही GF-17 और 50 साल पुराने मिराजेस थे जिन्होंने कामयाबी के साथ स्ट्राइक मिशन परफॉर्म किया था। एंड टेक्निकल बेसिस पर बात करें तो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, GF-17, F-16, तेजस, Su-30, राफेल, ये सब 4 to 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं और एक दूसरे के साथ कंपेरेबल है। हाँ, इनमें से हर एयरक्राफ्ट के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कुछ मामलात में आपको इंडियन एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर नजर आएंगे, जबकि कुछ मामलात में आपको पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भी ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। लेकिन यहाँ जो एक स्टेटमेंट है जहां वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के पास जो GF-17 एयरक्राफ्ट है, इसको बड़े आराम से इंडियन एयरफोर्स इसकी एडवांसमेंट्स को सरपास कर सकती है, और इंडियन एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो GF-17 जैसे या बांग्लादेश की जो आउटडेटेड फ्लीट है उसको बड़े आराम से टैकल कर लें। सो ये चीज कहने को एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन प्योरली चीज ऐसी नहीं है। GF-17 एयरक्राफ्ट ने कामयाबी के साथ इंडियन एयरफोर्स को सरपास करते हुए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बॉम्बिंग की हुई है, और ये चीज ऑन रिकॉर्ड है 27 फरवरी 2019 में। और तब ना इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाया था, और ना ही इंडिया के बहुत ज्यादा एडवांस Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। GF-17 इसके अलावा भी एयर टू एयर किल परफॉर्म कर चुके हैं 2017 में। उसके साथ साथ रिसेंट भी बहुत से ऑपरेशंस में GF-17 को कॉम्बैट सिनेरियो में इस्तेमाल किया जा चुका है। सो इसके साथ साथ अगर मॉडर्न ईरा की बात की जाए, खास तौर पर जब से GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट आया है, तो इसके पास होप्स शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स इस पर इंटीग्रेटेड है, और जिस तरह की इस पर एयर टू ग्राउंड वेपनरी है, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के पास अभी तक इस तरह की एयर टू ग्राउंड वेपनरी है भी। यानी कि तकबीर जैसे कैलिबर का बॉम्ब इंडियन एयरफोर्स के पास अभी नहीं है। पाकिस्तान के पास इवन ऐसे एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है जो 250-300 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं, जबकि इंडिया अभी भी गौरव जैसे बॉम्ब्स पर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है जो कि 70 से 80 किलोमीटर की रेंज के साथ आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ इस चीज को भी पॉइंट आउट किया गया है
कि चाइना जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से साउथ एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और चाइना ने जिस तरीके से आपस में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का मुजाहरा किया है, उससे भी इंडिया को काफी ज्यादा मुश्किलात हुई हैं। यहाँ इंडिया टुडे का आर्टिकल इस चीज को भी पॉइंट आउट करता है कि इंडिया के पास जो S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी वजह से जो सस्टेन्ड मॉडर्नाइजेशन है, उसकी एफर्ट्स ज्यादा बेहतर तरीके से हाईलाइट हुई है। इसके साथ साथ इंडिया के पास एक प्रॉपर डेटरेंस आती है S-400 की सूरत में, जो कि एक हद तक बात ठीक है। S-400 एक प्रॉपर थ्रेट जरूर है पाकिस्तान के लिए, एंड अगर फ्यूचर में बांग्लादेश के साथ भी कोई इशू बनता है तो बांग्लादेश के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये चीजें न्यूट्रलाइज इस तरह हो जाती हैं कि पाकिस्तान के पास फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें फतेह 2 की रेंज 400 से 450 किलोमीटर तक आती है। और ये प्रैक्टिकली चीज हमारे सामने है कि यूक्रेन ने मल्टीपल टाइम्स अपने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए, जिनकी रेंजेस 200 किलोमीटर से भी कम थी, उनको इस्तेमाल करते हुए S-400 सिस्टम्स को नॉकआउट किया हुआ है। उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पाकिस्तान के पास यूक्रेन के पास मौजूद हाई मार्स से तकरीबन दुगनी रेंज वाले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स मौजूद हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और उसके साथ साथ अगर एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन की बात की जाए तो इवन जो अजब सीरीज के बॉम्ब्स हैं, तकबीर सीरीज के बॉम्ब्स हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज पर पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, जिसकी वजह से S-400 को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली S-400 को न्यूट्रलाइज करना उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की भी पूरी कोशिश होगी कि इनको बचाने के लिए डिकॉयज का इस्तेमाल किया जाए या इनकी लोकेशन जल्दी पता ना लगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जरूर पाकिस्तान या इवन चाइना के लिए भी एक थ्रेट जरूर है। इसके साथ साथ इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में ये भी बात की गई है कि इंडिया इस वक्त पूरी तरह फोकस कर रहा है तेजस MK2 एयरक्राफ्ट पर, ताकि इस प्लेटफॉर्म में मेच्योरिटी लेकर आई जाए। और पहली बात तो मेच्योरिटी लाने के लिए कि इस एयरक्राफ्ट को बनाना पड़ेगा, क्योंकि तेजस MK2 एयरक्राफ्ट अभी सिर्फ ऑन पेपर है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट या इसका जो पहला एयरक्राफ्ट बनेगा वो 2026 में कहा जा रहा है। और अगर 2026 में ये बन जाता है तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, जो कि 2026 के एंड में, ये 2027 में होगी, एंड लेटर ऑन 2030 के अराउंड जाके इसकी इंडक्शन हो सकती है। और ये वो चीजें अगर तेजस MK2 की डेवलपमेंट तेज हो और उस पर प्रॉपर काम हो, क्योंकि अगर तेजस MK1 एयरक्राफ्ट को देखें तो इसकी इंडक्शन 2022 में प्लान थी और अभी तक ही 2025 शुरू होने वाला है और नहीं हुई। अब जो इस वक्त रीजन बनी कि इसके एयर फ्रेम कहा जा रहा है कि 1-2 बन चुके हैं तेजस MK1 एयरक्राफ्ट के, लेकिन इसका इंजन अमेरिका ऑन टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाया। और इंजन में यहाँ जो डिलेज है इंडिया को आ रहे, वो यहाँ इंडिया का जो इन्हिसार है अमेरिका पर, वो ले डूबा है इंडिया को। और उसको लेकर इंडिया में भी इस वक्त काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है और गुस्सा भी है, और उस चीज का इजहार भी इंडियन साइड पर हो रहा है। जबकि इवन इसका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान के साथ किया जाए तो जो JF-17 में रशियन RD-93 इंजन यूज होते हैं, कभी भी उसमें डिलेज नहीं है। अदरवाइज ये पॉसिबल है कि अगर रशियन इंजन में डिलेज आते तो JF-17 के प्रोजेक्ट में बड़े मसले मसाइल हो सकते थे, और ये चीज नेचुरल भी थी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जबकि इसी के मुकाबले में आप तेजस एयरक्राफ्ट को देखें तो अमेरिका, जो कि बहुत से दूसरे मुल्कों को, तुर्की को वो इंजन प्रोवाइड करता है, और भी दुनिया की बहुत सी कंट्रीज है, साउथ कोरिया जैसा कि है, जापान है, तो लेकिन उनको कभी भी इस तरह इंजन के डिलेज नहीं आए। लेकिन इंडिया के साथ जो डिलेज आ रहे हैं, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि मामला कुछ और है, या तेजस एयरक्राफ्ट के साथ खुद भी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसको इस वक्त पब्लिक में नहीं लाया जा रहा। बहरहाल चीजें जो भी हों, लेकिन तेजस MK2 एयरक्राफ्ट एक अहम एयरक्राफ्ट होगा इंडिया के लिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया का एविएशन कॉम्प्लेक्स इस पर कितनी तवज्जो देता है, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स इसमें कितनी एक्सेप्टेंस शो करती है। एंड मिला जुला कर ये बात कही जाए तो इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में बुनियादी तौर पर S-400 को, राफेल को और तेजस MK2 एयरक्राफ्ट को ज्यादा हाईलाइट किया गया है फ्यूचर के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी साइड पर जिस एयरक्राफ्ट से ज्यादा उन्होंने कंसर्न शो किया है वो जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट है। JF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर मुबालगा आराई की गई है, जो कि ऑब्वियसली समझ भी आती है, क्योंकि तेजस और JF-17 की एक राइवलरी चलती है, और इस बारे में मीडिया के थ्रू भी ये नैरेटिव अपना अपना देने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, हमने कोशिश की कि एक बैलेंस्ड रिव्यू आपको दिया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का जरूर है, क्योंकि इसमें अहम चीजें डिस्कस की गई हैं। सो उसको लेकर हमने कोशिश की कि आपको एक बेहतर रिव्यू पेश किया जाए। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।